नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। आप लोगों को आइडिया है हम लोग क्यों बना रहे हैं इस सीरीज़ में, क्या है थिंक अगेन में, क्या है? और बेटर तरीके से डिसीजंस ले पाएँ। और बेटर तरीके से डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, गुड। और कुछ? और इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिटिंग इन एंड स्टैंडिंग आउट। फिटिंग इन एंड स्टैंडिंग आउट। देखते हैं ऑथर क्या पढ़ा रहे हैं। फॉर डिकेड्स psychologists have found that people can feel animosity towards other groups even when the boundaries between them are trivial. दसियों साल से साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि कैसे लोगों के बीच में एनिमोसिटी हो सकती है। एनिमोसिटी मतलब गरिमा? एनिमोसिटी? देवांश, एनिमोसिटी? एनिमोसिटी दुश्मनी, एनिमी से बना है एनिमोसिटी। कि लोगों के बीच में एनिमोसिटी हो सकती है ग्रुप्स में, इवन अगर उनके बीच की बाउंड्रीज बहुत ट्रिवियल हैं, बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, तब भी उनके बीच में दुश्मनी हो सकती है। टेक अ सीमिंगली इनोसेंट क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल, बहुत मासूम क्वेश्चन लीजिए। इज़ हॉट डॉग अ सैंडविच? हॉट डॉग क्या सैंडविच है? एक सवाल पूछा गया। When students answered the question, most felt strongly enough that they were willing to sacrifice $1 to those who agreed with them to make sure those who disagreed got less. कोई स्टूडेंट से पूछा गया कि बताओ हॉट डॉग एक सैंडविच है क्या? और इसके ऊपर एक सर्वे हुआ। देखिए सर्वे को गोल करके नीचे दिखाया गया है। 71% लोगों ने सेकंड वाला ऑप्शन लिया। They gave $2 to everyone who agrees with me and $1 to everyone who disagrees. ऑथर ने, जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए श्रीश कि हॉट डॉग सैंडविच है या सैंडविच नहीं है, आप क्या बोलेंगे? हॉट डॉग सैंडविच होता है या वड़ा पाव सैंडविच है? आपके हिसाब से सैंडविच है। अब कोई आदमी आपसे अग्री करता है। अगर कोई आदमी अग्री करता है तो आप उसको देंगे $2. Give $2 to everyone who agrees with me and $1 to everyone who disagrees. और अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है, अगर देवांश बोलते हैं नहीं हॉट डॉग है, सैंडविच तो अलग चीज़ होती है, तो उनको देंगे $1। 71% लोगों ने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया। $2 दिया उनको जो अग्री करते हैं मुझसे, और $1 उनको दिया जो डिसएग्री करते हैं। और 29% लोगों ने, मतलब आधे से भी कम लोगों ने पहला वाला चूज़ किया। गिव $3 टू एवरी वन हु अग्रीज विथ मी एंड $4 टू एवरी वन डिसएग्रीज। मान लीजिए आप लोग मुझसे अग्री करते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा कि कम दूंगा? क्यों? कोई लॉजिक है? लोगों ने यही किया, जो अग्री करता है उसको तो ज़्यादा पैसा दिया और जो डिसएग्री किया उसको कम पैसा दिया। ज़्यादातर लोगों ने, सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है, लोगों ने $2 दिया उन सब लोगों को जो अग्री करते हैं। अब समझिए दो ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं क्लियर समझाता हूँ। दो ऑप्शन है, एक में 4 और 3 ये दे सकते हैं आप। 4 और 3 ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आपको कुछ नहीं मिल रहे हैं, दूसरों को देना है। लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट वाला है उसको ज़्यादा मिले तो मुझे दुख होता है, उसको कम मिलना चाहिए। जैसे इस घर में ढेर सारे लोग हैं और मैं सबको पैसे बांटना चाहता हूँ, तो मैं पैसे किसको दूंगा ज़्यादा? जो मेरे साथ अग्री करेगा उसको, या जो डिसअग्री करेगा उसको? जो अग्री करेगा। लेकिन क्यों? लॉजिक क्या है उसका? कोई, देखिए ये तो एक छोटी सी चीज़ है। मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ लखीमपुर में 10 लाख लोग रहते हैं कि 50 लाख, और मेरा ओपिनियन है 50 लाख, आप कहें 10 लाख, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा या कम दूंगा, भले मेरा ओपिनियन गलत हो। जो लोग हमारे जैसे सोचते हैं हम उनको ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आया कुछ? नहीं। कोई आदमी, जैसे हम ही लोग यहाँ पर हैं, आप और शिरीष के बीच में इस बार, आप दोनों एक ही उम्र के हैं, 10th में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग साथ में घूमने नहीं जाते, आप और भैया जाते हैं। आप लोगों के बीच में कितना डिफरेंस है एज का?
ऑलमोस्ट 4-5 साल का। वो क्यों है, मतलब वो क्यों आप उनके साथ जाते हैं? बिकॉज आप दोनों में ज़्यादा लाइकिंग है, आप लोगों के थॉट्स ज़्यादा मैच करते हैं। ये ज़्यादा आइडियल टाइप के हैं, अरे पढ़ाई किया करो, मेहनत करो। वो बोलते हैं ज़्यादा पैशन फॉलो करो। ये तो समझ में आता है फिर भी, लेकिन यहाँ पर जब किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो ज़्यादा पैसा उसको देंगे जो हमारी तरह सोचता है, कम पैसा उसको देंगे जो हमारी तरह नहीं सोचता। ऐसा क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी पीपल आर मोटिवेटेड टू सीक बिलोंगिंग एंड स्टेटस। इसको समझ में आएगा। आपको पता है ये चीज़ आप मान चुके होंगे कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद करता है, मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा होगा क्यों। मैं देखता हूँ लोग ग्रुप्स बनाते हैं, गरीबों का अलग ग्रुप होता है, अमीरों का अलग ग्रुप होता है, और उसी ग्रुप्स में से बनती है एनिमोसिटी। जैसे ही आपने अपने आप को एक ग्रुप में डाल दिया, आपने ये कह दिया कि इस ग्रुप के लोग तो मेरे दोस्त हैं, बाकी सब मेरे दुश्मन। मतलब बोला नहीं, अंदर अंदर चालू हो गया। ऑथर कह रहे हैं हर एक ह्यूमन सोसाइटी में पीपल आर मोटिवेटेड टू सीक बिलोंगिंग एंड स्टेटस। सभी इतिहास में हज़ारों साल से इंसान दो चीज़ें खोजता रहा है, बिलोंगिंग एंड स्टेटस, कि मैं किसी को बिलोंग करूं, मैं किसी ग्रुप को। इसलिए अगर कोई स्कूल के बच्चे साथ में निकले और एक बच्चा निकल गया, प्रोफेशनल हो गया, दूसरा बेचारा नहीं निकल पाया, तो इसको क्या फील हो रहा है? इन दोनों की कमी। मान लीजिए मैं डॉक्टर बन गया और मेरा दोस्त डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उसको क्या फील होगी? दो चीज़ों की कमी। कौन कौन सी दो चीज़ें? अब उस ग्रुप के नहीं रहे यार, अब तुम तो अमीर हो गए, तुम तो प्रोफेशनल हो गए, तुम्हारा तो स्टेटस मुझसे अच्छा हो गया। दुनिया में सभी सोसाइटी के लोग दो चीज़ें खोजते हैं, बिलोंगिंग एंड स्टेटस। आइडेंटिफाइंग विथ अ ग्रुप चेक्स बोथ बॉक्सेस एट द सेम टाइम। इसलिए जो आदमी किसी ग्रुप के अंदर घुस नहीं पाते, वो किसी और ग्रुप में डाल देंगे अपने आप को। जब भी आप किसी ग्रुप के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ये दोनों चीज़ों को चेक कर देते हैं कि दोनों चीज़ें मुझे मिल गई एक साथ। वी बिकम पार्ट ऑफ अ ट्राइब एंड वी टेक प्राइड व्हेन आवर ट्राइब विंस। हम बोलेंगे यार मैं तो क्रिकेट फ़ैन हूँ, और जब हमारी कंट्री जीतती है, हमारी टीम जीतती है, तो बोलेंगे बेस्ट। जैसे एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, हमारा बेटा बड़ा वाला जो फिल्मों को स्टडी करता है, वो कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के साथ में है, हॉलीवुड की बॉलीवुड? हॉलीवुड। जबकि रहते हैं बॉलीवुड में, खाते हैं बॉलीवुड का, नहीं खाते नहीं बॉलीवुड का, हम लोग का खाते, हम लोग के साथ रहते हैं। लेकिन आप अपने आप को जिस ग्रुप के साथ में कनेक्ट करते हैं, जब वो ग्रुप जीतता है और कुछ अच्छा करता है, तो हम बोलेंगे कमाल का है यार, हम खुश होते हैं। अब हॉलीवुड की फिल्म अगर फेमस हुई, उसको ऑस्कर मिला, तो वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इंडिया का कोई एक्टर डायरेक्टर फेमस हुआ तो बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई हॉलीवुड से अच्छा नहीं है वो आदमी, क्रिस्टोफर नोलन जैसा नहीं है। In classic studies on college campuses, psychologists found that after their team won a football game, students were more likely to walk around wearing school swags. एक बहुत अच्छा क्लासिक स्टडी हुई थी कैंपस में कि जब, ये सुनिए बड़ा मज़ेदार है, कैंपस में जब उनकी कॉलेज की टीम जीती, जैसे आपकी स्कॉलर्स वर्ल्ड या तो आपका सेक्रेड हार्ट या आपका डीपीएस कॉलेज का टीम जीता, तो स्कूल का टी शर्ट पहन करके, कॉलेज का टी शर्ट पहन के पूरे स्कूल में घूमे। जानते हो कौन हूँ मैं? जो टीम जीती है ना, उसका आदमी। आफ्टर एरिजोना स्टेट टू नॉत्र डैम टू यूसीएस, स्टूडेंट्स बास्क्ड इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ सैटरडे विक्ट्रीज, डॉनिंग टीम शर्ट्स एंड हैट्स एंड जैकेट्स ऑन संडे। एरिजोना स्टेट से लेकर के नॉत्र डैम तक, वहाँ से लेकर यूएसए तक स्टूडेंट्स ने जो सैटरडे की विक्ट्री थी, जो पिछले शनिवार को जीती थी, उस चीज़ को अपने कपड़े के ज़रिए, अपने टोपी के ज़रिए, अपने जैकेट के ज़रिए सबको संडे में बताया, दिखाया, कपड़े पहन पहन कर। लेकिन इफ़ देयर टीम लॉस्ट, जब टीम हार जाती है तब क्या करते हैं? तब वो कपड़ा नहीं पहनते, वो मेरी टीम नहीं है, हारने वाली टीम मेरी नहीं है। इफ़ देयर टीम लॉस्ट दे शंड स्कूल अपैरल्स, कपड़ा पैक करके अंदर रखवा दिया। एंड डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स बाय सेइंग दे लॉस्ट इंस्टेड ऑफ वी लॉस्ट। वो ये नहीं कहते हैं कि हम हार गए, कहते हैं अरे बेकार टीम है, खेलना नहीं आता इन लोगों को, ये हार गए। जब जीती
हमारी टीम जीती, और जब हारे ये लोग हारे। उनकी टीम नहीं, वो हार गए। है तो टीम हमारी, दुश्मन की टीम तो जीती है, तो हम उनकी टीम नहीं बोलेंगे कि उनकी टीम जीती, हम बोलेंगे ये जो लड़के हैं ना, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनको खेलना नहीं आता, वो लोग हारे। अगर आप किसी टीम के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो जीता तो आपकी जीत, हारा तो आपकी हार, लेकिन हम जीत में तो अपना मानेंगे, हार गए तो हमारा नहीं। Some economists and finance experts have even found that stock markets rise if a country's soccer team wins World Cup matches and falls if they lose. कुछ इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर कोई देश वर्ल्ड कप जीत गया, क्रिकेट का या कोई वर्ल्ड कप जीत गया, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट ही ऊपर उठ जाता है, शेयर मार्केट उछाल मार देता है। Rivalries are most likely to develop between teams that are geographically close, compete regularly and are evenly matched. अब थोड़ा सा एक नया पॉइंट कि दुश्मनी किसके बीच में होता है? किसी भी दो लोगों के बीच में नहीं होता, रैंडमली किसी के बीच में नहीं होता, ख़ास तौर से उन दो टीम्स के बीच में जो जियोग्राफिकली क्लोज हैं। जियोग्राफिक क्लोज मतलब एकदम नज़दीक का। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, क्योंकि वो सटा हुआ है। एंड आर मेयरली मैच्ड, वो रेगुलरली compete करते हैं और इवनली मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी मैच इवन होती है। द यांकीज़ एंड रेड सॉक्स फिट दिस पैटर्न। हमने एकदम शुरू में, इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था यांकीज़ के बारे में। यांकीज़ और रेड सॉक्स जब दोनों खेल रहे थे, इस पैटर्न एकदम फिट होते हैं। ये दोनों अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में हैं। दे प्ले ईच अदर 18 और 19 टाइम्स अ सीज़न। जब भी खेलने का मौसम आता है तो 18 से 19 बार खेलते हैं। हाँ, दे बोथ हैव हिस्ट्रीज ऑफ सक्सेस and as 2019 they had competed over 2200 times. दोनों की सक्सेस की, दोनों जीते भी हैं, हिस्ट्री है दोनों की, हाँ मैच्ड है। और 2019 में ये टोटल इनकी कंपटीशन जो हुए थे 2019 तक 2200 कंपटीशन हो चुके थे, विथ ईच टीम विनिंग 1000 टाइम्स। दोनों के 2200 में से हज़ार दोनों जीत चुकी थी। The two teams also have more fans than any other franchise in baseball. ये दोनों बेसबॉल की टीम है। दुनिया में जितनी भी बेसबॉल की टीम्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा फैंस इन दोनों टीम्स के हैं। I decided to test what it could take to get fans to rethink their beliefs about their bitter rivals. ऑथर कहते हैं मैं देखना चाहता था कि मैं कैसे इन लोगों को रीथिंक कराऊं कि उनका अपना टीम है जिसको फ़ैन है, वो पसंद करते हैं, तो हम सामने वाले को कैसे लाइक कराएं। जैसे मैं इंडिया वाला हूँ, मैं इंडिया की टीम को पसंद करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की टीम को कैसे उसको पसंद करवाऊँ, कैसे उसको रीथिंक करवाऊँ। वर्किंग विद अ डॉक्टरल स्टूडेंट टिम कुंद्रो, आई रैन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद पैशनेट यांकीज़ एंड रेड सॉक्स सपोर्टर्स। बोलते हैं मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टरल जो PhD कर रहा था, टॉम कुंद्रो, उसके साथ मैंने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने यांकीज़ और रेड सॉक्स के पैशनेट सपोर्टर्स को इन्वॉल्व किया। To get a sense of their stereotype, we asked over 1,000 Red Sox and Yankee fans to list 3 negative things about their rivals. जब आप किसी के बारे में रीथिंक कराना चाहते हैं ना, तो उनकी क्वालिटीज़ पूछनी होती है। तो बोल रहे हैं हमने, हाँ, उनकी नेगेटिव थिंग्स, उनकी पॉजिटिव थिंग्स जो भी है, तो बोलते हैं हमने 1000 लोगों से पूछवाया कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जो दुश्मन है, राइवल है, उसकी 3 कोई ख़राब चीज़ें बताओ। अच्छा, दे मोस्टली यूज़ द सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब वन अनदर। और दोनों टीम ने एक दूसरे के बारे में वही वर्ड्स यूज़ किए, वो बेकार हैं, वो ख़राब हैं। उन्होंने दे मोस्टली यूज़ सेम वर्ड्स, कंप्लेनिंग अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सेंट। सबसे पहली बात तो उनकी जो बात करने की लहजा है वो बहुत बेकार है, गंवार है। दूसरा, दाढ़ी बेकार है। एंड देयर टेंडेंसी टू स्मेल लाइक ओल्ड कॉर्न चिप्स, और बदबू आती है, पुरानी चिप्स की बदबू आती है उनके शरीर में से। कोई लॉजिक नहीं है, बस हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं तो कोई पॉइंट्स निकाल दिया। वंस वी हैव फाउंड दोज काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स फॉर बोथ मेंटल एंड सोशल रीजन्स, इट्स हार्ड टू अंडू देम। वंस वी हैव फाउंड दोज काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स फॉर बोथ मेंटल एंड सोशल रीजन्स, इट्स हार्ड टू अंडू देम। मैं यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन एक दूसरे का जूठा पी सकता है? तुम किसका? सबका।
और कौन किसी का जूठा कभी नहीं पी सकता, जान चली जाएगी। आज एक मैंने वीडियो देखा जिसमें दिखाते हैं अफ्रीका के पता नहीं कहाँ के जंगल थे, वहाँ पानी नहीं मिल रहा था। तो एक बंदर का बच्चा खोज खोज के ज़मीन में कहीं से कुछ कुछ पानी निकाल के एक एक ड्रॉप पीने की कोशिश करा था। उसी में से एक थोड़ा सीनियर बंदर था, उसने एक डंडा निकाला और एक पेड़ था, उसके अंदर तने के अंदर में पानी था, तो डंडे से पानी को छू रहा था, फिर पी रहा था, जो गीला हो गया डंडा। फिर माँ ने देखा उसको, बंदर की माँ ने, उसको लगा रे पानी है उसमें। फिर वो ऊपर गई और अपनी पूँछ डाला और पूँछ में वो पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया। फिर उस पूँछ का पानी निकाल के पिया। अगर ऐसी हालत हुई तो आप किसका जूठा पिएंगे पानी? क्योंकि जिस तरह से हम लोग पानी बर्बाद करते हैं ना, कहते हैं ऐसे इंसानों की भी हालत हो जाएगी। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है और हम लोग एक दूसरे का जूठा नहीं पी पाते। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप है। ऑथर कह रहे हैं अगर हम लोगों ने दूसरों के बारे में इस टाइप के स्टीरियोटाइप बना लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि हम इसको हटा सकें, क्योंकि ये मेंटल और सोशल रीजंस हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज केली ऑब्जर्व दैट आवर बिलीव्स आर लाइकली पेयर्स ऑफ रियलिटी गॉगल्स। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज केली बोलते हैं कि हमारी जो बिलीव्स होती है ना, वो और कुछ नहीं है, गॉगल्स होती है, चश्मा होती है। एक चश्मा लगाते हैं और दुनिया को देखते हैं और हमको उसी हिसाब से दुनिया दिखाई देती है। दुनिया ऐसी नहीं है, कोई आदमी बदबूदार है, कोई आदमी गंवार है, ऐसा है नहीं, हमको दिखता है। अ थ्रेट, वी यूज देम टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड नेविगेट आवर सराउंडिंग्स। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसे चश्मा लगा लेते हैं। हमको दुनिया के बारे में एक सेंस लेना होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई आदमी स्टैनफोर्ड से पढ़ा है तो वो अच्छा आदमी है, मतलब इंटेलिजेंट आदमी है कि बेवकूफ़ आदमी है? आपके हिसाब से इंटेलिजेंट और आपके हिसाब से बेवकूफ़ है। तो आप दोनों ने अपने अपने चश्मे लगाए हैं क्योंकि आपको नेविगेट करना है। क्योंकि अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज के बच्चे को समझदार बोल दिया तो क्या होगा, आपके साथ क्या होगा? आपको भी अच्छा कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखूंगा वो जो अब मैंने पिक्चर ही देखी थी जो मनी बॉल फिल्म थी, जिसमें उन लोग ने वो किया था, एक फार्मूला के थ्रू फॉलो किया था। तो उसमें जो मेन एक इकोनॉमिस्ट आया था, उसने हायर किया था बिली बीन ने इकोनॉमिस्ट को, तो वो येल से पढ़ा हुआ था। वेरी गुड। इसका मतलब है स्टैनफोर्ड में कोई जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। अच्छा, एक बात बताइए, जब स्टैनफोर्ड से भी एक बड़ा ब्रांड कोई लैपटॉप बनाता है तो अच्छा होता है? दिखता है ना बड़ा बाबू। और जो स्टैनफोर्ड का बच्चा जो निकल के आता है वो दिखता नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं बड़ा बाबा? आप एक मैकबुक लेकर के आए। मैकबुक लेकर आया मैं। लेके आए ये मैंने यार, ये स्कॉट गैलेवी की बुक ले लीजिए। स्कॉट की बुक ले आए। ठीक ये है, बुक देखिए, बुक देखा, खोला। पर ये तो स्विमर एक बॉडी मिनट रुकिए। इल्यूजन हुआ। अब इतना सही तरीके से इसने इसमें टेक्स्ट और कागज यूज किया है, एकदम स्टैंडर्ड बुक है ये, जो नासिम तालिब लोग यूज करते हैं। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव मैकबुक एकदम बेस्ट है। यूज करने में M1 चिप एकदम क्रैश करे तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। M2 चिप मुझे लेना, अब मैं यूज करके तब बताऊंगा। मतलब एक अगर वो स्टैनफोर्ड का लड़का जो निकला है, अगर वो वैसा प्रोडक्ट बनाता है, तब फिर मैं कहूंगा कि ये लड़का अच्छा है, ना कि स्टैनफोर्ड से निकले सारे बच्चे अच्छे हैं। ठीक ठीक हाँ, स्विमर बॉडी इल्यूजन यही है। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है, शायद इससे थोड़ा सा अलग हो जाए, कि दुनिया भर के कॉलेजेस से निकल करके बच्चों को प्लेसमेंट क्यों मिलती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में? ये लोग जाते हैं स्टैनफोर्ड में जाकर के प्लेसमेंट लेते हैं बच्चों की, इंडिया में लोग IIT IIM में जाकर के प्लेसमेंट लेते हैं बच्चों की, क्यों लेते हैं? ये उन्हें पता होता है कि इतने बड़े कॉलेज से वो निकला है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आसानी से आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है। आपको एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, एग्जाम्स क्रैक करते हो तब आपका इतने बड़े। तो क्वेश्चन तो यही हुआ, फिर वापस आकर के बैठते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज से निकल के आया तो जो आदमी उसको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहा है, उसके चश्मे में इस कॉलेज से आया है तो मोस्टली अच्छा होगा उसके चश्मे में। मैं चश्मा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबको चश्मा पहनना होता है, लेकिन वो चश्मा है, मैं रात को सोते समय नहीं पहनता। और जिस चीज़ को मैं पढ़ने के लिए अगर चश्मा लगाऊंगा तो पढ़ूंगा, अगर दूर का चश्मा होगा तो दूर देखूंगा, लेकिन कभी कभी चश्मा उतारना होता है।
सुनिए, अ थ्रेट टू आवर ओपिनियंस क्रैक्स आवर गॉगल्स, लीविंग आवर विजन ब्लर्ड। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनका ओपिनियन और आपका ओपिनियन दोनों सही है, क्योंकि दोनों अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ओपिनियंस को अ थ्रेट टू आवर ओपिनियन होता है, जैसे ही कोई आदमी हमारे ओपिनियन को एक चोट पहुंचाता है, तो हमारे चश्मे को एक क्रैक आ जाता है, एंड लिविंग आवर विजन ब्लर्ड। फिर हमें दुनिया साफ साफ दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए किसी हिंदू ने ये मान रखा है कि मुस्लिम बेकार होता है, घिनौना होता है, और मैंने उनको प्रूव करा दिया कि ऐसा नहीं है, तो बेचारा पागल हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। It's only natural to put up our guard in response, and Kelly noticed that we become specially hostile when trying to defend opinions that we know deep down are false. यहाँ पर कुछ नई चीज़ बता रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जो हमको नहीं पता बता रहे हैं। कैली बोल रहे हैं, इट्स ओनली नेचुरल टू पुट अप आवर गार्ड्स इन रिस्पॉन्स। जब भी कोई हमको कुछ बोलता है हमारे ओपिनियंस के खिलाफ, तो हम गार्ड खड़ा कर लेते हैं। आपको याद है हम लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारे ब्रेन में क्या बनता है, प्रेजुडिस बनता है। और प्रेजुडिस से पहले की स्टेज क्या होती है? स्टीरियोटाइप। उस चीज़ को कैसे तोड़ें? ऑथर कह रहे हैं कि जब भी हमारे ओपिनियंस को कोई आदमी क्रैक करता है तो हमारा विजन ब्लर हो जाता है। ये एक आम चीज़ है। अगर कोई आदमी हमारे खिलाफ बात करता है, जैसे अभी मैं सेंटर में, हमारे मैनेजर हैं, सुधीर हैं, इन सब के अपने अपने हर चीज़ के बारे में ओपिनियंस हैं, और अगर मैंने उनके ओपिनियन के अगेंस्ट में कुछ बोला कि तुम ये काम नहीं कर सकते आज के बाद हमारे सेंटर में, और वो करते रहें, तो परेशान हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? दे विल पुट अप गार्ड्स इन रिस्पॉन्स। दे विल पुट अप गार्ड्स इन रिस्पॉन्स मतलब, अरे सर ऐसे कैसे चलेगा, खड़े हो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। एंड Kelly noticed that we become especially hostile when trying to defend opinions that we know deep down are false. और जब जिन ओपिनियंस को हम बहुत गहरे से जानते हैं, झूठ हैं, गलत हैं, उसको बचाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप अगर मुझसे कहते हैं कि एप्पल के सभी लैपटॉप अच्छे होते हैं, और हम लोगों की बात होते होते एक पॉइंट पर पहुंच जाए बात कि आप कन्विंस्ड हो जाए अंदर से कि वो तो सारे अच्छे नहीं होते लैपटॉप, या आपकी कोई बात मुझे, जैसे आप मुझसे कहें कि सारे अच्छे कॉलेज के बच्चे अच्छे नहीं होते, और आप मुझे समझाते रहें, एक पॉइंट के बाद मुझे लगे यार ये बात तो सही कह रहा है, मुझे आपके साथ अग्री करना होगा, तो फिर मैं और बचाऊंगा, मतलब ये बकवास बात छोड़ो, अब तुमसे बात नहीं करनी मुझे। हम अपनी ओपिनियंस को जब देखते हैं कि डीप डाउन वो झूठ है, तो भी उसको डिफेंड करते हैं। Rather than trying on a different pair of goggles, we become mental contortionists, twisting and turning until we find an angle of vision that keeps our current views intact. ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आज का। देखिए, दोनों का एंगल सही है भाई। एप्पल का लैपटॉप एक स्टैंडर्ड से बना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छा नहीं होता, वो अच्छा होता ही है। और ये जो हम बोलते हैं स्टैनफोर्ड से अच्छे बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशंस में हैं। वो समान है और ये इंसान है। ऑथर कह रहे हैं कि जब हमको हमसे अलग कोई ओपिनियन मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना चश्मा उतारना चाहिए, उसका चश्मा लगाना चाहिए, और जिस तरह से उसको दुनिया दिख रही है, मुझे देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें खेत खरीदना चाहिए, और मैं कहूँगा नहीं मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, तो मेरा चश्मा है मेरे पैसे के साथ मुझे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। उनका है कि खेत खरीदना चाहिए, तो वो भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, बशर्ते मैं कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतारूँ, उनके चश्मे को लगाऊँ। हम ऐसा नहीं करते, हम बन जाते हैं मेंटल कंटॉर्शनिस्ट्स। क्या होते हैं कंटॉर्शनिस्ट्स? अभी किसने तो बताया था मुझे रिसेंटली, कल ही तो पूछा था मैंने आपसे। कंटॉर्शनिस्ट्स बड़े कमाल का प्रोफेशन है। अच्छा, जो फ्लेक्सिबल हो जाता है। हाँ, अपनी बॉडी को पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड के अंदर में थॉट, अपने ओपिनियन को
या सामने वाले के ओपिनियन को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, अरे यार नहीं इसकी बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है स्टैनफोर्ड के बच्चे अच्छे होंगे लेकिन आईआईटी के नहीं होंगे। अच्छा ठीक है आईआईटी के शायद अच्छे होंगे, आईआईटी कानपुर के नहीं होंगे क्योंकि वो शहर बेकार है। अब उसको भी दिखा दिया किसी ने आईआईटी कानपुर। ठीक है तुम्हारी बात सही है, वो बात नहीं, कुछ ना कुछ कमी है अभी भी। तो लेकिन ये तो एक बायस भी है ना, तो मैं बोल यही तो देखो, अभी हम स्पेसिफिकली कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओपिनियंस की। हम रोज़ ओपिनियन बनाते हैं, जैसे अनिल का ओपिनियन अभी आजकल है, बहुत फिक्स्ड ओपिनियन है कि अगर इसके दोनों एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं अगर वो नहीं पास कर पाया तो उसकी लाइफ बर्बाद है ना, ये ओपिनियन है कि नहीं? तभी तो आप दुखी हैं इतना, है कि नहीं बर्बाद? एकदम सुन्न थी सभा सब सुन्न खड़े, है नहीं? ये बताओ ये बात मन में है कि नहीं? मेरे साथ भी ये थी, मैंने अपने एमबीबीएस के कुछ पेपर्स तो बहुत मुश्किल से पास किए। एक लड़का, हम लोग गए थे एक लेक्चर में, बम्बई में एक लेक्चर होता है संडे, खूब पूरी हॉल भरी होती है, एमबीबीएस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ओपी कपूर नाम था उनका, फ्री पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा सा फिल्म हॉल जैसा एक थिएटर है, उसमें 2-3 हज़ार बच्चे बैठते हैं और वो सुनते हैं उनका लेक्चर्स। मैं भी गया, गर्लफ्रेंड गई थी ना, साथ में जाना पड़ा। हंसते हंसते वो बोल दिए कि मैं 17 बार में पास हुआ हूँ एमबीबीएस, 17 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर का। मैं तो शॉक्ड, वो बात मुझे भूल गई। बाद में जब मेरा एग्ज़ाम्स आना शुरू हुआ और मैं फ़ेल हुआ, 2-3 बार फ़ेल हुआ, तो मुझे लगा यार कुछ नहीं हो सकता। एक आपका फिक्स, ये तो फैक्ट है ना कि अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो तो ज़िंदगी बर्बाद, ये तो फैक्ट है ना, नहीं तो एग्ज़ाम दे क्यों रहे? लेकिन अगर मैं आपको या कोई किताब आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि वो एक ऑप्शन था, एक रास्ते पे गए, अगर वो रास्ता काम नहीं कर रहा है तो दूसरे रास्ते पे आओ, दिमाग नहीं मानने को तैयार है। ये पॉइंट को प्लीज़ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोग पकड़े। वी बिकम मेंटल contortionists, twisting and turning until we find an angle of vision that keeps our current views intact. इसका मतलब बताओ, हम लोग मेंटल कॉन्टोर्शनिस्ट्स बन जाते हैं, अपने माइंड में थॉट्स को, ओपिनियन को ट्विस्ट करते रहते हैं तब तक जब तक कि एक एंगल नहीं मिल जाता हमारे करंट ओपिनियन को इंटैक्ट रखने के लिए। मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, आप मुझे 100 बार 100 तरीके से कन्विंस करें, मैं सुनूंगा हाँ, लेकिन मेरा दिमाग कोई ना कोई ऐसा कोना खतरा खोज लेगा कि तुम सही कह रहे हो सकता है मेरी नौकरी लग जाए, हो सकता है बिजनेस कर लूँ, हो सकता है ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट देखो, इस तरह से तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है ही ना। हम मेंटली बड़ी मेहनत करते हैं अपने गलत ओपिनियंस को बचा के रखने के लिए, इसलिए श्रीश को 3-3 दिन लग जाते हैं मुझे निकालने में उसके दुख से। हम क्या करते हैं अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को क्या करते हैं, क्या कौन कंटॉर्ट मतलब ट्विस्ट करते रहते हैं। कब तक करते रहते हैं ट्विस्ट? जब तक हमें वो एंगल ना मिल जाए, वो एंगल कि मैंने जो सोचा था वही सही है भाई, तुम सब दुनिया वाले जो कुछ बोल रहे हो सब तुम्हारा सही हो, लेकिन मैं ज़्यादा सही हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ। मैं एक बिज़नेस में, जैसे स्टॉक मार्केट सही है कि गलत, 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए तो कितना कमा लोगे? 1,000 नहीं यार, कम से कम 1 करोड़ तो 5 साल में कमाई लोगे। जो चीज़ मैं जानता हूँ गलत कैसे हो सकता है यार, आओ प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करो, फिर मेरे दिमाग में देखो तुम गलत हो। मैं आपको 100 बार समझा दूं बेटा, तुम्हें प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री लेनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्रिएटिव लोग ऐसे नहीं होते, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। महान लोगों की देखिए लिस्ट दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम अपने थॉट्स को सामने वाले के साथ बैठ करके नया नहीं कर पाते। आज के चैप्टर का नाम क्या है? फिटिंग इन एंड स्टैंडिंग आउट। हम साथ में फिट कर लेते हैं, लोगों के साथ सुनते हैं, फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। फिटिंग इन
सब बोलेंगे चलो बच्चे लोग इकट्ठे हो जाओ, क्लास में हम कुछ पढ़ाने वाले हैं, सब सुन लिए, लेकिन बाद में बगल में खड़े होकर आपकी बात गलत है सर। सोशली देयर इज अनदर रीजन स्टीरियोटाइप आर सो स्टिकी। सोशली हम स्टीरियोटाइप क्यों होते हैं, हम अपने थॉट्स में फिक्स्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं जो हमारे जैसे ही सोचते हैं, इसीलिए हमारे थॉट्स और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। द फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। इस चीज़ को ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है। एक ग्रुप में आदमी एक कोने में पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब जब 100 हिंदू मिलेंगे तो कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। एक हिंदू रहेगा तो सोचेगा मैं शायद लोग अच्छे हैं, ख़राब हैं, लेकिन जहाँ 100 लोग मिले तो वो ग्रुप में दुश्मन बन गए। एंड इट्स बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जूरीज विथ अथॉरिटेरियन बिलीव्स रिकमेंड हार्शर पनिशमेंट्स आफ्टर डिलिब्रेटिंग टुगेदर। इस चीज़ को कोर्ट में केसेस में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर ऐसे जूरी होते हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं। कैसे जूरी? कैसे जूरी देवांश? ये अथॉरिटेरियन कौन होता है? ना ना ना, अथॉरिटेरियन वो नहीं होता जिसके पास अथॉरिटी होती है। जो अथॉरिटी लेता है, देता है। ना 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 ना, रुकिए मैं बता रहा हूँ। अथॉरिटेरियन जो अपनी अथॉरिटी को ज़बरदस्ती यूज़ करता है, जो ये कहता है मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ। अथॉरिटेरियन मतलब एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट। जैसे मैं अगर ये मानता हूँ कि दहेज सही है तो दहेज सही है, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं समझा सकते। या मैं आपसे कहूँ तुम्हें बीटेक करना है तो करना है, ये हो गया अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। या आप मेरी क्लास में सो नहीं सकते, ये हो गया अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। तो देखा गया है जहाँ पर जूरीज, जूरी क्या होते हैं? जो कोर्ट में जज के साथ बैठते हैं और सुनते हैं। जहाँ पर जूरीज, ढेर सारे जूरीज अथॉरिटेरियन होते हैं, वहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा हार्श होता है। एक बहुत कमाल का एपिसोड देखा जिसमें एक होता है एक आदमी जिसको करीब 15-20 साल की सज़ा मिली थी कुछ बड़े क्राइम करने के लिए, चोरी वोरी करने के लिए। वो बोलता है दोबारा जब मुझे जेल में डालो तो सॉलिटरी में मत डालो। सॉलिटरी क्या होता है? एक कमरा होता है, उसमें टॉयलेट बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है उसी कमरे में, और बिस्तर होता है। कोई आदमी से आप बात नहीं कर सकते। तो दोबारा 20 साल बाद फिर से उसके नाम पर कोई क्राइम हुआ। उसने क्राइम किया नहीं था, बट सब कुछ प्रूव हो गया कि उसने शायद किया। उसने कहा, जज को बोला कि आप मुझे जेल में डाल दो लेकिन सॉलिटरी में मत डालो। जिस पुलिस वाले ने इसको पकड़ा था उसको लगा सॉलिटरी से क्यों डर रहा है। उसने कहा सॉलिटरी में रहने की वजह से मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो ये पुलिस वाला बड़ा अच्छा बोलता है मैं भी चेक करके आऊँगा। तो ये गया, अपने जेल गया और जेलर को बोला मुझे 3 दिन के लिए सॉलिटरी में डालो, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है। 3 दिन में वो भी पागल हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने गार्ड को पकड़ा और बोला मैंने तुझे कहा था ना 3 दिन, 1 हफ्ते से अंदर डाला था। बोलता है भगवान कसम 3 दिन हुआ बस। तभी आया और बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरा केस वापस ले लो, मैं उसको सॉलिटरी में नहीं डालना चाहता। ये लेकिन जहाँ पर जूरीज एक जैसे होंगे, वो तो गए नहीं कभी सॉलिटरी में, वो जानते नहीं सॉलिटरी कैसा होता है क्या होता है, तो बोलेंगे डालो सॉलिटरी में। जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट होंगे ढेर सारे लोग, वहाँ पर एक्सट्रीम देंगे, पनिशमेंट देंगे। Corporate boards are more likely to support paying outlandish premiums for companies after group discussions. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं उन कंपनीज़ के लिए जब वो ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब एक साथ जब वो मान लेते हैं एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी, अकेले अकेले बोलेंगे कम पैसा दो। जैसे हमारे वॉरेन बफे हैं, वो बोलते हैं मेरे सारे डील्स ऐसे होते हैं कि मैं अच्छी कंपनी को चूज़ करता हूँ, उसके बाद वो कंपनी मुझे सस्ते में मिलती है। ये उनकी खासियत है, क्योंकि मैं बात करके उन लोगों को कन्विंस कर देता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी कंपनी रहेगी तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत संभलेगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ कॉर्पोरेट बोर्ड्स इकट्ठे होकर के बात कर लेते हैं किसी कंपनी के बारे में तो ज़्यादा पैसे देते हैं। सिटीजन्स हु स्टार्ट आउट विद अ क्लियर बिलीफ ऑन एफर्मेटिव एक्शन, गे मैरिज, डेवलप मोर एक्सट्रीम व्यूज़ ऑन दीज इशू आफ्टर टॉकिंग विद फ्यू अदर्स हु शेयर देयर स्टैंड्स।
सुनो, ये वाला सेंटेंस बहुत मुश्किल है. सिटीजन्स हु स्टार्ट आउट विथ क्लियर बिलीफ ऑन एफर्मेटिव एक्शन. जो लोग शुरू में मानते हैं भाई गे मैरिज सही है कि गलत मुझे पता नहीं, क्लियर व्यू. डेवलप मोर एक्सट्रीम व्यूज ऑन दीज इशूज आफ्टर टॉकिंग विथ फ्यू अदर्स हु शेयर देयर स्टैंड्स. लेकिन अगर मैं शुरू में क्लियर व्यू हूँ, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत गे मैरिज, मैं आपसे मिला और आपका स्टैंड एकदम फिक्स्ड है, गे मैरिज गंदा है, ख़राब है, तो मेरा भी वैसे हो जाता है. एक सिंपल सा मासूम आदमी को ले जाओ, इसका किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, उसको साथ में रखा हो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में, उसका ओपिनियन वैसे ही हो जाएगा. Their preaching and prosecuting move in the direction of the politics. Polarization is reinforced by conformity, and peripheral members fit in and gain status by following the lead of the most prototypical members of the group, who often holds the most intense views. बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं लोगों से, तो लोग हमें क्या करते हैं, प्रीच करते हैं. प्रीच मतलब अरे भैया चुप रहो, तुमको पता नहीं है, मैं चुप, बच्चा है तो पापा को पता नहीं है, हम बता रहे हैं, हमने देखा है वीडियो. प्रीचिंग. दूसरा प्रोसिक्यूटिंग. पहले प्रोसिक्यूटिंग बताओ. प्रीच हो गया, और प्रोसिक्यूट मतलब जैसे मैं हमारी बिटिया से मैं प्रोसिक्यूट नहीं कर पाता, चुप हो जाती, बोलती हैं इसके बारे में बात ही नहीं करना. किसके बारे में? आउट ऑफ क्वेश्चन, आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, प्लीज़ चुपचाप मत रहिए इसमें, मतलब चुप रहिए, बोलिए मत. लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, हाँ आपने एक दो बार की है. आप अपनी देखिए आप. प्रोसिक्यूट मतलब वो कामियां दिखाएगा उसकी. हाँ. इन द डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिटिक्स, जो चीज़ हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम सामने वालों को शाम दाम दंड और भेद, ये चार चीज़ क्या होता है? शाम दाम दंड भेद, सारी जद्दोजहद लगा करके. इन चारों का नाम बताओ. जद्दोजहद तो सही है, चारों का नाम मतलब बताओ. देखिए हमारे ब्रेन में ना ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिक. लेकिन जब हम रीथिंक करते हैं, किसी भी चीज़ को रीथिंक करते हैं, तो उस ऑटोमेटिक सिस्टम को रोक रहे हैं. ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है? Their preaching and prosecuting move in direction of the politics. Polarization is reinforced by conformity. Peripheral members fit in and gain status by following the lead of the most prototypical members of the group. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन में सबसे सेंटर में मैं और डॉक्टर रिम्पी हैं, दो लोग, ठीक है. उसके बाद बाहर के सर्कल में दिलीप, सुधीर, ये दो लोग हैं. इसके बाहर के सर्कल में सारे कलेक्शन बॉयज़ हैं, ठीक. सेंटर में कौन है? मैं और डॉक्टर रिम्पी. इसके बाहर कौन है? मैनेजर और पीआरओ. उसके बाहर कलेक्शन के बॉयज़. कलेक्शन के बॉयज़ वो सेंटर में घुसना चाहते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए. पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि एक आदमी, नरेंद्र मोदी बीजेपी के एकदम सेंटर में है, बाहर उनके इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे और बाहर कार्यकर्ता होंगे. कह रहे हैं द पेरिफेरल मेंबर्स फिट इन एंड गेन स्टेटस बाय फॉलोइंग द लीड ऑफ द मोस्ट प्रोटोटिपिकल मेंबर ऑफ द ग्रुप. अब अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी जी हैं, ये हैं मोस्ट प्रोटोटिपिकल मेंबर ऑफ द ग्रुप. प्रोटोटिपिकल मेंबर मतलब सबसे ऐसा ही बनना चाहिए. अगर नरेंद्र मोदी और योगी ये कहते हैं मुस्लिम ख़राब हैं, तो जो एक कार्यकर्ता है एकदम बाहर, उसका कोई मुस्लिम के बारे में कुछ भी आइडिया थॉट नहीं है, तो बोलेगा मुस्लिम ख़राब है, क्योंकि उसको सेंटर में पहुंचना है. अगर वो वैसा बोलेगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा. हमारे ओपिनियंस और फिक्स्ड क्यों हो जाते हैं? वैसे तो हमारे ओपिनियन फिक्स नहीं है, लेकिन हम किसी ग्रुप में जब घुसना चाहते हैं तो एकदम कट्टर आदमी को पकड़ेंगे जो सेंटर में है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं. इसलिए हम उसकी तरह सोचते हैं. हु ऑफन होल्ड्स मोस्ट इंटेंस व्यूज़, क्योंकि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर वाला आदमी है उसके पास क्या है? मोस्ट इंटेंस व्यूज़. मोस्ट इंटेंस व्यू मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान उसी के पास भरा हुआ है. ज्ञान नहीं, सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वो है. सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, पावर नहीं, इंटेंस व्यू. सबसे प्योर व्यू. प्योर व्यू मतलब मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट सही है, या मैं कह रहा हूं ये बेकार है. मतलब लोग सब उसकी बात मानते हैं. नहीं, वो मोस्ट बिलीफ से भरा हुआ है कि
तो कभी भी उसके व्यू चेंज नहीं होंगे, शादी नहीं होनी चाहिए। उसके व्यू चेंज नहीं होंगे, वो ओपन नहीं है, वो रिव्यू नहीं करता अपने आइडियाज़ को। ग्रो अप in a family of Red Sox fans and you are bound to hear some unpleasant things about Yankees fans. अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं और आपकी फैमिली में क्रिकेट के लोग फैंस हैं तो पक्का है कि आप पाकिस्तान की टीम को ख़राब बोलोगे ही बोलोगे बचपन से ही। स्टार्ट मेकिंग रेगुलर ट्रिप्स टू बॉल पार्क पैक्ड विद पीपल हु शेयर योर लोदिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू कंटेम्प्ट इंटेंसिफाइज एंड कैल्सिफाइज। और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के, अपने माँ बाप के साथ में आप जाइए मैच देखने के लिए जहाँ पर 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग हैं जो सब के सब एक साथ पाकिस्तान को लोध करते हैं, गरियाते हैं। तो क्या होगा, आपका अपना ओपिनियन देख रहे इतने लोग गरिया रहे हैं, इसका मतलब सही बात है, पाकिस्तान वाले ख़राब होते होंगे। आपका अपना कंटेम्प्ट जो आप उनकी बुराई कर रहे हो वो इंटेंसिफाई हो जाता है और कैल्सिफिक हो जाता है। कैल्सिफिक मतलब नहीं, आज मैंने एक पेशेंट देखा, उसका टेस्टिकल आया था, बूढ़ा आदमी था, कोई घर में नहीं उसके, अकेला वो आदमी, मेंटली भी पागल था, उसका टेस्टिस इतना बड़ा, और अल्ट्रासाउंड लगा रहा हूँ कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसके टेस्टिस के चारों तरफ कैल्शियम जमा हो गया था। जैसे हड्डी होती है ऐसे कैल्शियम हार्ड हो गया था। कह रहे हैं आप अनुज को भी हुआ था ना? अनुज को नहीं, पता नहीं, अनुज के यहाँ पे फूला रहता था। वो तो हाइड्रोसील हुआ था उसको, वो तो पस निकल गया, ठीक हो गया। वो तो एकदम कैंसर था। अनुज को था? नहीं, जो आज के पेशेंट को था। तो आपके जो आइडियाज़, जो थॉट्स हैं वो कैल्सिफिक हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे कैल्शियम की तरह, जैसे हड्डी की तरह। वंस दैट हैपन्स यू आर मोटिवेटेड टू सी द बेस्ट इन योर टीम एंड वर्स्ट इन योर ओपोनेंट्स। एक बार आपके थॉट्स कैल्सिफाइड हो गए तो आप अपनी टीम के बारे में अच्छा अच्छा देखोगे और दूसरों के बारे में सबसे बुरा बुरा देखोगे। Evidence shows that when teams try to downplay a rivalry by reminding fans that that's just a game, it backfires. Evidence से देखा गया है कि जब आप किसी टीम के फ़ैन को बोलोगे यार ये क्या बकवास कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान खाली गेम है, कोई मरने मारने वाली बात नहीं है, तो ये चीज़ बैकफायर करती है। बोलते अरे क्या बकवास कर रहे हो, गेम नहीं है, ज़िंदगी और मौत का खेल है ये। Fans feel their identity is being devalued and actually become more aggressive. फैंस को लगता है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को या दो लोगों की राइवलरी को कम कर रहे हो, इसका मतलब आप मेरी आइडेंटिटी को कम कर रहे हो, और इसलिए वो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। माई फर्स्ट आइडिया फॉर डिसरप्टिंग दिस पैटर्न केम फ्रॉम आउटर स्पेस। तो ऑथर कहते हैं मैंने इसको कैसे ठीक किया, एक आदमी के आइडिया को तोड़ने का आइडिया मुझे कैसे मिला, ये एक आउटर स्पेस से मिला, दूसरे ग्रह से, मतलब धरती से बाहर से मिला। तो धरती के बाहर से उन्होंने क्या किया, कैसे मिला, वो हम लोग कल पढ़ेंगे हाइपोथेसिस 1 में। बट हर एक मोमेंट पर, हर एक फैमिली में स्टीरियोटाइप बन रहा है। लोग आपस में ही, मैं आज बड़ी मम्मी से बात कर रहा था कि कैसे गरिमा का और देवांश का बीच में एक पतली सी दीवार है, देवांश के और शीश के बीच में एक पतली सी दीवार है। मैंने कहा ना, जो लोग सबके सबसे नज़दीक होते हैं उनके ही बीच में राइवलरीज होती हैं, हेट्रेड होती हैं, लेकिन उसको आप पहचानोगे नहीं तो टूटेगा नहीं। इसका एक ही अभी फ़िलहाल तो यही है, आप उसको जानते रहिए और ऐसे ओपिनियंस भी लीजिए जो आपके ओपिनियन से अलग हैं, उसको भी सुनिए, तब आप स्टीरियोटाइप को, प्रेजुडिस को कम कर पाओगे। ठीक है।